ठीक है। जय हिंद बच्चों। इसके पहले आपको जो है विलेन चैप्टर का 3 लेक्चर दिया गया है, जिसमें आपको हमने नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको कराए थे। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। ये आपका विलेन चैप्टर का 4था लेक्चर होगा और क्षमा चाहेंगे वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। कुछ कारण, विद्यालय में कुछ ऐसा कारण पड़ गया जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका 12th का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की वजह से जो है आपका मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया टाइम टू टाइम, इसलिए थोड़ा सा लेट जा रहा है। इसके बाद के जो लेक्चर होंगे आपको फिर रक्षाबंधन के बाद प्राप्त होगा, यानी 5 कल आज संडे है, आज 2 अगस्त है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल 3 अगस्त होगा, आपका रक्षाबंधन होगा, तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन अच्छे से मनाइए। फिर रक्षाबंधन के बाद जो है आपको 4 को अगला लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं। हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में जो है बताया, तो सारी चीज़ें पढ़ाई थी, 3 लेक्चर गया था। थोड़ा सा सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में और जानते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है आपसे, लेकिन फिर भी उसको जानना आवश्यक है अपने नॉलेज के लिए, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फिर इसके बाद आपका आएगा कंसंट्रेटेड के बाद जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, इन तीनों के बारे में देखते हैं, ये तीनों क्या होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। हिंदी होगी डाइल्यूट का तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन। ठीक, सबसे पहले देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। ठीक, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। इस कंडीशन में आपका जो विलयन तैयार होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलय, सॉल्यूट की हिंदी क्या होगी, विलय, जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है और विलायक की सांद्रता अधिक होती है, उसको तनु विलयन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर 1 लीटर पानी में आप 250 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, तो उस विलयन को, यानी जो घर पे आप शरबत बनाते होंगे, तो सीधा से ले लीजिए, मान लीजिए 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में आप जो है 250 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी उसको आप बड़े आसानी से पी सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, सांद्र विलयन की बात करें, तो इसमें आपका जो सॉल्यूट होगा, इसकी सांद्रता जो होगी वो अधिक होगी, या इसकी मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी और सॉल्वेंट की मात्रा यहाँ पे कम होगी। ठीक, सॉल्यूट की सांद्रता या सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए हैं और उसमें 1.5 किलो चीनी या 2 किलो चीनी घोल रहे हैं, तो 2 किलो जब चीनी आप इसमें घोलेंगे तो आप उस शरबत बहुत ज़्यादा आपका मीठा हो जाएगा, आप उसको पी नहीं सकते हैं। तो ये समझाने के लिए केवल है, चीनी पानी का उदाहरण, आप उस शरबत को पी नहीं पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा, यानी विलयन आपका कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। उस हिसाब से डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक, तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा डाइल्यूट तैयार होगा। और कंसंट्रेटेड यानी सॉल्यूट की मात्रा अधिक और सॉल्वेंट की मात्रा या सांद्रता कम, तो आपका क्या तैयार होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, संतृप्त विलयन की। हिंदी क्या होगी सैचुरेटेड की, संतृप्त विलयन की। तो संतृप्त विलयन में बस केवल आपको समझना ये है संतृप्त विलयन क्या होता है। डेफिनेशन किताब में कुछ भी लिखी हो उससे मतलब नहीं है, आप बस अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जान के देखिए कि मतलब संतृप्त विलयन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पानी ले लिए, क्या ले लिए, 1 लीटर पानी लिए
और उसमें शरबत बनाना है आपको। तो शरबत बनाने के लिए आपने क्या काम किया, उसमें चीनी घोलना शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर जल हो गया, ये 1 लीटर जल। अब इसमें आप चीनी डालना है, शुगर ऐड कर रहे हैं इसमें। किसकी सहायता से, चम्मच की सहायता से आप इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, स्पून की सहायता से। तो पहला स्पून डाल पड़े, पहला 1 चम्मच डाले, चीनी घुल गई। 2 चम्मच डाले, चीनी घुल गई। 3 चम्मच डाले, चीनी घुल गई। 4 चम्मच डाले, चीनी घुल गई। 5, 8, 6, 7, 8 आप डालते गए। हमने ये माना कि आपने 9 चम्मच चीनी डाली। चीनी इसमें जाके वाटर में क्या हो, घुलता चला गया, डिज़ाल्व हो गया, एकदम पूरी तरह से क्या हो गया, विलीन हो गया। लेकिन जैसे आप 10वां चम्मच चीनी डालते हैं, जैसे आप 10वां चम्मच चीनी डालते हैं, चीनी घुलने के बजाय यहाँ पेदी में जा करके, उसके तली में जा करके पेदी में क्या हो जाती है, एकत्रित होने लगती है, जमने लगती है, यानी वह चीनी घुलती नहीं है। ठीक, आप समझ गए, यानी वह चीनी क्या होती है, घुलती नहीं है। फिर से एक बार सुनिएगा, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आप चीनी डालना शुरू किए, शुगर डालना शुरू किए। हाँ, ये माना गया कि आप 1 से 9 चम्मच तक चीनी डालना है, तो चीनी क्या हो जा रही है, इसमें घुल जा रही है। लेकिन जैसे ही आपने 10वां चम्मच चीनी उसमें डाला, वो चीनी उस विलयन में, सॉरी उस वाटर में, उस सॉल्वेंट में आपकी घुल नहीं रही है, बल्कि घुलने के बजाय, विलीन होने के बजाय वहाँ पेदी में जा करके वो चीनी एकत्रित हो जाती है। ठीक, अब बात समझिएगा, चीनी एकत्रित होने के पूर्व की जो विलयन की कंडीशन होगी, चीनी एकत्रित होने के पूर्व के विलयन की जो कंडीशन होगी, और विलयन जो तैयार होगा आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी दिए गए विलयन में या किसी भी सॉल्वेंट, सीधे कहते हैं, किसी भी दिए गए विलयन में यदि विलेय की मात्रा को और अधिक न घोला जा सके, तो आपका विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, यानी वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके, क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक, हमने आपको जो PDF नोट्स भेजे थे उसमें डिफिनेशन लिखी होगी, डाइल्यूट सोल्यूशन की, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड, तीनों की डिफिनेशन उसमें लिखी होगी। अब इसी का सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने आपको बता दिया, वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को ना घोला जा सके, क्या कहलाएगा, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक, एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया डाइल्यूट सोल्यूशन। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको हम बताना चाहेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, इसी का अपोजिट होगा क्या, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। संतृप्त विलयन जस्ट इसी का अपोजिट होगा, किसका, सैचुरेटेड का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया आप, उसमें चीनी घोलना है, 9 घोलना है, 10 घोलना है, 11 घोलना है, यानी वो घुलता चला जा रहा है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, जितना आप घोल पा रहे हैं उतना घुलता चला जा रहा है। यानी जब तक वह संतृप्त ना हो जाए तो क्या होगा, वो असंतृप्त होगा। जब तक वो संतृप्त ना हो जाए तब तक विलयन कैसा होगा, असंतृप्त होगा। कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सुबह आप 4 रोटी खा के स्कूल के लिए निकलते हैं, कितना, 4 रोटी खाए आप, स्कूल के लिए निकले, फिर लंच हुआ, फिर आपने 4 रोटी खाई, कितनी खाई, 4 रोटी खाई, और आप जो है क्या 4 पीरियड फिर अगला पढ़े, 8 पीरियड तक फिर आपने पढ़ाई की। गलती से दूसरे दिन आप सुबह 4 रोटी तो खा के निकले घर से, लेकिन लंच में आपकी मम्मी ने केवल 2 रोटी पैक की, कितनी पैक की, 2 रोटी, यानी 2 आपकी रोटी क्या हो गई, कम हो गई, 2 कम हो गई। अब आप जब 2 रोटी खाएंगे तो फिर क्या आपको भूख का एहसास होगा कि यानी आपको भूख लगी हुई है। जब आपको भूख का एहसास होगा तो बाकी बचे हुए 4 पीरियड पढ़ने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या नहीं हुए हैं, संतुष्ट नहीं हुए हैं अपने खाने से, सैचुरेट नहीं हुए हैं, संतृप्त नहीं हुए हैं। लेकिन वही अगर आपको 4 रोटी मिल जाती तो आप क्या हो जाते हैं, संतृप्त, यानी आप कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हैं, असंतृप्त हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिए गए विलयन में अगर हम विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं तो वह विलयन आपका क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। विलेयता पढ़ेंगे।
आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से सॉल्युबिलिटी हट गया है, लेकिन आपको केवल विलेयता की परिभाषा बता दे रहे हैं, विलेयता होता क्या है। ठीक है, तो देखिए विलेयता जो सॉल्युबिलिटी होती है, जस्ट वही सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, संतृप्त विलयन का कॉन्सेप्ट लगता है, और वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी, एक सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ाई जाती है, वो KSV से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपको 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, आयनिक साम्य के चैप्टर में वो सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ाई जाती है। वहाँ सॉल्युबिलिटी कुछ और है, यहाँ सॉल्युबिलिटी कुछ और है, यहाँ सॉल्यूशन के संदर्भ में है। तो जो विलेयता की परिभाषा होती है, सीधे सीधे कह सकते हैं किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, फिर से सुनिएगा, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। ठीक, कह रहे हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, विलेयता कहलाती है। एक बार अगर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा या पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, आपका क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप इसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट लिए हैं, 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट है आपका, ठीक। अब इस 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए पदार्थ की जितने मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। जैसे 100 ग्राम सॉल्वेंट है, मान लिया मैं सॉल्वेंट के रूप में हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, ठीक। और इसमें जो सॉल्यूट मिला रहे हैं, जो पदार्थ मिला रहे हैं, वो शुगर है या ग्लूकोज है, कुछ भी मान लीजिए, शुगर है, तो शुगर की मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए शुगर की 50 ग्राम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक, फिर से एक बार सुन लीजिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जितने मात्रा की आवश्यकता होती है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, क्या होते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यानी वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। एक तो फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है आपका टेम्परेचर, ताप। दूसरा जो होता है वो होता है आपका साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, विलेय के कणों का आकार। और तीसरा जो होता है वो होता है विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय और विलायक की प्रकृति। तो इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे बारी बारी से, कौन कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन समझ में आ गई, उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर किस हिसाब से जो है सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, ये विलेय के कण जो है विलेय के कणों का जो आकार है वो सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार अफेक्टिव करता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो उनका जो प्रकृति है वो किस प्रकार जो है सॉल्युबिलिटी को इफेक्टिव करता है। तो पहली हेडिंग हमारी जो होगी इसमें वो होगी टेम्परेचर। वो होगी टेम्परेचर। ठीक, यानी टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है ये देखेंगे हम। तो हम देखते हैं टेम्परेचर किस प्रकार जो है सॉल्युबिलिटी को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। तो सीधा सा मतलब है, इसमें आप याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉल्यूशन का ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। यानी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी सॉल्युबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर आप कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। बस इतना याद रखना आपको, ये आपके एग्जाम में 12th के एग्जाम में ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो हमने आपको बताया क्या, कि विलय के कणों का आकार, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। विलय के कणों का आकार किस प्रकार, देखिए जो मतलब जो पदार्थ आप घोलेंगे अगर उसमें सॉल्यूट के कण छोटे हैं, सॉल्यूट के कण जो है पार्टिकल जो है छोटे हैं तो वो जल्दी विलयन में घुल जाएंगे, और यदि सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े हैं तो वो सॉल्यूशन में आसानी से नहीं घुलते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल छोटे हैं तो वो सॉल्यूशन में जल्दी घुल जाएंगे, और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े हैं तो वो सॉल्यूशन में जल्दी नहीं घुलेंगे। तो जल्दी घुल जाएंगे तो आपको सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी, और देर में घुलेंगे तो भी आपको क्या सॉल्युबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। फिर आइए तीसरा देखते हैं हम। तीसरा हमारा जो है वह है आपका विलय तथा विलायक की प्रकृति। क्या है, विलय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, आपको एक मुहावरा याद होगा, हिंदी में आपको बताया जाता होगा, जैसे को तैसा, इंग्लिश में से क्या, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कहने का मतलब क्या है, आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट लाइक डिजॉल्व लाइक, या लाइक बियर लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक। ऐसे कह सकते हैं लाइक बियर लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी कहने का मतलब सुनिएगा, समझिए थोड़ा सा, जो आपका सॉल्वेंट होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है या जो सॉल्यूट होता है, ये दो नेचर के होते हैं, इनकी प्रकृति दो होती है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक। एक होगा आपका पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर, ठीक है। पोलर, हम पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं इस यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो सॉल्यूट होगा वो भी पोलर सॉल्यूट होगा, पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाएगा, ठीक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाएगा। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है, यानी अगर यहाँ पे आप नॉन पोलर सॉल्यूट लेंगे और उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, अगर आप पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो ये नहीं घुलेगा, ठीक। या फिर नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो ये भी घुलने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इससे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, प्रभावित होगी। फिर से सुनिएगा, अगर पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो ये आसानी से घुलेगा नहीं, अगर नॉन पोलर को पोलर में घोलेंगे तो ये भी आसानी से घुलेगा नहीं। इसमें क्या आएगी, आपकी सॉल्युबिलिटी इफेक्टिव होगी, प्रभावित होगी। इसीलिए क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा, सीधा सा मतलब है, पोलर सॉल्यूट को हम पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे, ठीक है। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर, जैसे पोलर नॉन पोलर, ये मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। पोलर वे कंपाउंड होंगे आपके जो आपस में, मतलब आयनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं। आयनिक मतलब आयनिक पदार्थ को पोलर कंपाउंड कहेंगे, पोलर पदार्थ कहेंगे। जैसे वो प्लस माइनस में टूटते हो, यानी उन पर प्लस और माइनस का चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा हो, यानी कोई जो है उसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा या मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी प्लस माइनस का चार्ज आएगा, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो आपका कंपाउंड क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड। यानी पोलर में हम सीधे सीधे कहते हैं, अगर कंपाउंड पे प्लस माइनस का चार्ज आएगा तो आपका पोलर होगा, और अगर प्लस माइनस का चार्ज नहीं आएगा तो आपका जो कंपाउंड होगा कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी।
अब यहाँ पे चौथा एक फैक्टर और आता है जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है, वो होता है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। आपका जो चौथा फैक्टर होगा वो होगा कॉमन आयन इफेक्ट। हिंदी होगी इसकी सम आयन प्रभाव। क्या होगी हिंदी इसकी? सम आयन प्रभाव। ठीक, तो आइए देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सम आयन प्रभाव क्या होता है। चलिए देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। देखिए अगर आपके सॉल्यूशन में विलयन में समान आयन उपस्थित है, कॉमन आयन उपस्थित है, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर से सुनिएगा, अगर आपके सॉल्यूशन में, आपके विलयन में समान आयन, कॉमन आयन उपस्थित है तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। कारण क्या, ये देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए AgCl है आपका, क्या है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, अगर आप इसको NaCl में घोलना है, किस में घोलना है? NaCl में। और इसी AgCl को आप किस में घोलना है? वाटर में घोलना है, H2O में घोलना है। ठीक है, दो चीज़ें, एक पहला तो AgCl को आप NaCl में घोलना है, दूसरा AgCl को आप किस में घोलना है? H2O में घोलना है। देखिए जब AgCl को NaCl में आप घोलेंगे तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, फिर से सुनिएगा, AgCl को आप NaCl में घोलेंगे तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन AgCl को H2O में घोलेंगे तो AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखिए AgCl को जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो आपको पता होगा Ag पे प्लस का चार्ज आता है, Cl पे माइनस का चार्ज आता है। यहाँ Na पे प्लस का चार्ज आता है, Cl पे माइनस का चार्ज आता है, और यहाँ पे Ag पे प्लस का आएगा, Cl पे माइनस का, और वाटर को तोड़ेंगे तो H पे प्लस का आएगा, वो H पे माइनस का आएगा। तो हमें तोड़ने से कोई मतलब नहीं, हमें समझना क्या है? कॉमन आयन समझना। जब AgCl को आप NaCl में घोलते हैं तो आपको ये कॉमन आयन मिलता है, कौन सा? Cl माइनस, यानी क्लोराइड आयन हमको दोनों जगह क्या मिलता है? कॉमन मिलता है। तो इस कॉमन आयन की उपस्थिति के कारण AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जबकि इसमें कोई कॉमन आयन हमको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे AgCl की उपस्थिति वाटर में बढ़ जाती है। ठीक, समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन के यहाँ पे आपको 4 गुण पढ़ना है। कितने? 4। कौन कौन से गुण पढ़ने हैं हम आपको बता दे रहे हैं। पहला, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। दूसरा, आपको पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर। तीसरा, आपको पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चौथा, आपको पढ़ना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब, लोअरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर वाष्प दाब का उन्नमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का उन्नमन, ये 4 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें, इसको हम ये ना कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसी को हम कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हिंदी होगा तनु विलयन के अणुसंख्य गुण।
क्या होगा हिंदी, तनु विलयन का अणुसंख्य गुण। ठीक, आइए देखते हैं क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया था सोल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि विलयन के हुए गुण, सॉल्यूशन के हुए गुण जो विलय के कणों पर, विलय के कणों पर या विलय के मूल प्रभाष पर विलय के कणों पर या विलय के मूल प्रभाष पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। ठीक, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों पर या विलय के मूल प्रभाष पर निर्भर करते हैं या मूल प्रभाष पर डिपेंड होते हैं, क्या कहलाते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका सॉल्यूट पार्टिकल होगा, दूसरा क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, सॉल्यूट पार्टिकल और कौन सा होगा आपका सॉल्यूशन पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक, सॉल्यूशन में दो चीज़ें, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल। अब इस विलयन के जो गुण सॉल्यूट के कणों पर, ठीक है, विलय के कणों पर या विलयन में विलय के मोल प्रभाष पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ, गलत लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलयन में विलय के मोल प्रभाष पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। आपको दो चीज़ें पार्टिकल्स में, कण में, जैसे यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे ये जो पार्टिकल्स लिखा, पार्टिकल में क्या होगा, कोई एटम हो जाएगा या फिर आयन हो जाएगा या फिर आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें होंगी, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन हमने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि मोल प्रभाष कैसे निकालते हैं, मोल प्रभाष क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो विलय के मोल प्रभाष, तो ये चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं सॉल्यूशन की, चार प्रॉपर्टीज जो आपका किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के कणों पे डिपेंड करते हैं या फिर विलय के सॉल्यूट के मोल प्रभाष पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी, परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और जो हो गया हिमांक का अवनमन। ये चार गुण आपको पढ़ना है, ये चार हेडिंग पढ़नी है और लास्ट में आपको पढ़ना है क्या, हेनरी नियम पढ़ना है, हेनरी लॉ। आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, इसको हम पाई से लिख सकते हैं या जो है पी से भी लिखा जाता है। ठीक है, पाई से या पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, परासरण दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम आपको दो तीन परिभाषा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम बताना चाहेंगे। चलिए, बताना क्या चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी होगी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। जो बायोलॉजी वाले हैं ये उनको पढ़ाया गया होगा, बायो वाले चैप्टर में जो है, सेल वाले चैप्टर में, कोशिका वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ाया क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक, तो हम देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोटिक प्रेशर और सारी चीज़ें जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर आपको जो है कल 3 तारीख है, रक्षाबंधन है, 4 को मिलेगा आपको। तब तक ये लेक्चर आप कंप्लीट करिए और हमारे चैनल को जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।